बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ का लास्ट टेस्ट नंबर 21। जैसा कि आप सबको पता है आपका पेपर बस परसों ही है और आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी अपनी कर चुके होंगे। स्टार्ट करते हैं हम। फॉर व्हिच ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। किस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो हम सबको पता है ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.693 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगले क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं और कौन सा सेट इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो n इक्वल टू 3, l की वैल्यू 3 से कम है, ठीक है, और m की वैल्यू -l से +l के बीच में ही एग्जिस्ट कर रही है, ये सही है। यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू n से कम है और m की वैल्यू जो है वो -l से +l के बीच में है, -1 ही है इसका वैल्यू। यहाँ पे देखें l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 ही होनी चाहिए थी, क्योंकि -0 से +0 तक के इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसमें देखें n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू n से कम है और m की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर है द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। 1 मोल के लिए आपसे पूछा गया है तो 1 मोल के लिए होता है 3/2 RT, और अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए होता तो हम क्या करते, 3/2 RT को 3/2 RT को हम क्या करते, Na से डिवाइड कर देते। ठीक है ना, एक मिनट, 3/2 RT को हम क्या करते, Na से डिवाइड कर देते। ठीक है, थ्री बाई टू RT को हम क्या करते, Na से डिवाइड करते, तो हमें क्या मिलता, R/Na, और R/Na को क्या बोलते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज kT। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर 1 मोल और ये हो जाएगा हमारा फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है और कन्वर्ट हो रहा है गैस स्टेट पे। ठीक है ना, डेल्टा U की वैल्यू गिवन है, डेल्टा S की वैल्यू गिवन है, डेल्टा G को आपको बताना है। तो अगर हम डेल्टा G देखें तो डेल्टा G हमें बताना है, तो डेल्टा G का क्या रिलेशन होता है डेल्टा U के साथ। तो हमारे पास पता है कि डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर हम डेल्टा H निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसमें हम रख सकते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। बस यही काम करना है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और डेल्टा G निकाल देंगे। ठीक है, तो डेल्टा H निकालते हैं, डेल्टा H डेल्टा E और डेल्टा U सेम होता है, आप डेल्टा E रिप्रेजेंट करो चाहे आप डेल्टा U से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, डेल्टा E की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, डेल्टा U की वैल्यू गिवन है 2.1 किलो कैलोरी। हम इसको कैलोरी में बदल लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे प्लस डेल्टा Ng की बात करें तो इधर है 2 मोल गैस और इधर है लिक्विड, तो डेल्टा Ng हो जाएगा 2। R की वैल्यू कैलोरी में रखना है 2 और टेम्परेचर है यहाँ पर 300। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं 21000। ठीक, यहाँ पे डेसिमल आ गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 6×2=12। कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 3300। क्लियर। अब यहां से हमें मिल गया डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे
डेल्टा जी इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा एच की वैल्यू आई है 3300 माइनस टी डेल्टा एस, टी कितना गिवन है यहाँ पर, टी गिवन है 300 केल्विन और डेल्टा एस कितना है यहाँ पर 2 कैलोरी। यहाँ पर हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर रखा है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी 3300 माइनस 61230 क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा 2700 माइनस। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा -2.7। ठीक है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर किलो कैलोरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस पीएच इज गिवन बाई। जब हम साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग केसेस डिस्कस करते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वहाँ पे एक डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन से हमें रिजल्ट आता है। यहाँ पर है एनायनिक हाइड्रोलिसिस, हमें जो आंसर मिलेगा वहाँ पर डेरिवेशन के बाद में वो मिलेगा 1/2 PKW प्लस 1/2 PKA प्लस 1/2 log C। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में है द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X जिसका एटॉमिक मास 10 है और 50% ऑफ एलिमेंट Y जिसका एटॉमिक मास 20 है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लें और फिर हम क्या करें, रेशियो निकालें। एलिमेंट हमारे पास क्या है X और Y। ठीक है ना, परसेंटेज कितना दिया है 50% ये है और 50% ये है। अगर हम बात करें परसेंटेज बाई मास की तो 50 और एटॉमिक मास कितना है इसका X वाले का 10 और Y वाले का एटॉमिक मास कितना है 20। तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। अब इसी को हम क्या करेंगे, सिंपल रेशियो में ब्रेक कर लेंगे। सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। मतलब है कि x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा x2y। तो इस तरीके से आंसर हमारा बन जाएगा सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज दिस। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी गिवन है, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना है। तो अगर हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड है और इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें कैल्शियम +2 और फ्लोराइड माइनस। यहाँ पर क्या है, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S लेते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 2S। और अगर हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा S × 2S का स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा S × 4S स्क्वायर। क्या मिल गया जी, यहाँ से हमें मिल गया 4S3। ठीक है, ये हमें मिल गया KSP। अब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू गिवन है, सॉल्युबिलिटी गिवन है कितना 2 × 10⁻⁴। तो KSP क्या बन जाएगा, KSP हमारा मिल जाएगा 4 × 2 × 10⁻⁴ का होल क्यूब, है ना, S का पावर क्यूब है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 2 जा 4 और देन फिर 2 कितना हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। ठीक, अगेन -4 को अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, -4 पावर क्या हो जाएंगे प्लस में आ जाएंगे, तो 10 टू पावर नहीं पावर को ऐड कर देंगे -12। तो आप एक बार देख लो क्या हो जाएगा, 4 × 8 × 10⁻⁻12। पावर को यहाँ पे क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं हम, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाई है, मतलब इतना कम हुआ है, यानी डिफरेंस ये गिवन है, ठीक है ना। KF की वैल्यू गिवन है इतना, तो हमारे पास है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोललिटी। KF मोललिटी क्या होता है? मोललिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? वेट अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया आपका, मल्टीप्लाइड बाई 1000। आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ सब्सटेंस, तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई KF, है ना, एंड 1000। ये हमें क्या मिल जाएगा? वेट। वैल्यूज रख लीजिए। डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज्ड बाई बोला है ना, लोवर्ड बाई 10। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास 92 होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर? 600 ग्राम। KF की वैल्यू कितनी है? 1.86, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नियरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 297 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डेल्टा G फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है, उसके लिए आपको डेल्टा G निकालना है, और आपको पता है डेल्टा G निकालने के लिए हमें एक जरूरत होती है E0 की। डेल्टा G के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? E0 की, माइनस NF E0। तो सबसे पहले हम E0 निकालेंगे, ठीक है। तो E0 में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? E0 में सबसे पहले हमें E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करना होगा। अब कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे? तो अगर SRP की वैल्यू कम है तो वो क्या होगा हमारा? एनोड, और जिसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो क्या होगा? कैथोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैथोड की वैल्यू 0.34 माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस 0.77, सॉरी 0.44, ठीक है। 0.34 प्लस 0.44 क्या हो गया जी? 87, ठीक, ये मिल गया हमें। अब हम आगे क्या करेंगे? E0 की वैल्यू मिल गई है, अब हमें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आयरन से कॉपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो आयरन के ऊपर +2 और कॉपर के ऊपर 0, यानी कि N की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2 है। तो N की वैल्यू भी हमें मिल गई है, तो डेल्टा G0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस N। N की वैल्यू 2 हो गई, F की वैल्यू 96500, ठीक है, और फिर E0 की वैल्यू है 0.78, और फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी जो आएगी 150.5 किलो जूल, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, किस में मिल जाएगा? किलो जूल में मिल जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl solution is 1.01 into 10 to power -2। 0.1 molar NaCl solution is 1.01 into 10 to power -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इट्स मोलर कंडक्टेंस। आपको क्या बताना है? मोलर कंडक्टेंस। तो आप यहाँ से ना यूनिट से समझ सकते हो कि यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है ना। यूनिट समझ सकते हो गिवन क्या है। ये जो वैल्यू लिखा है ना 1.01 into 10 to power -2, ये है हमारा कप्पा कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, तो
लैम्डा m इक्वल टू क्या होगा जी, ये होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। ठीक है ना। अगर मोलरिटी नहीं दिया होता तो सीधी सी बात है कोई ना कोई सब्सटेंस दिया होता और सॉल्वेंट दिया होता तो हम क्या करते, मोलरिटी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे मोलरिटी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे। कप्पा की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁻² इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा 1.01 इंटू 10⁻²। कैसे, -2 से ये 0 खत्म हो गया जी, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, एक 0 यहाँ लग जाएगा जी, तो 1.01 ये सीधे सीधे मिल गया हमें, और ये हो गया 100। 100 का मतलब हो गया 10⁻²। ऐसे कर लेंगे, 10⁻², 2 0 से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा केवल का 10, डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, हो गया 100, और 100 को क्या लिख दोगे आप 10⁻²। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज 6.909 मीटर इनवर्स। द टाइम टेकन फॉर 75% कन्वर्जन इन मिनट्स इज। तो मिनट में ही दिया है, मिनट में ही निकालना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हमने भी पहले ही क्वेश्चन में किया था कि टी हाफ जो है किस पे डिपेंड करता है, 0.693 फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना। टी हाफ तो नहीं निकालना है ना, यहाँ पे टी हाफ नहीं निकालना है जी, टी हाफ नहीं निकालना है। यहाँ पे हमें टाइम निकालना है किसी भी टाइम पर। ठीक है ना, किसी भी टाइम का मतलब है 75% पे, टी हाफ नहीं निकालना है। तो हमारे पास में है टी 75% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ए माइनस एक्स। ठीक है ना। अब 2.303 के की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 6.909 लॉग, मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और 100 में से 75 खत्म हो गया, 75% चला गया। क्या मिल जाएगा जी, ये सीधे सीधे हमारा हो जाएगा 1/3 लॉग, यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 25। ठीक है ना, 25 ये कैसे कैंसिल हो गया 4 से, तो मिल जाएगा हमें 1/3 लॉग 4। और log 4 को आप लिख सकते हो, log 4 को आप लिख सकते हो, log 4 को आप लिख सकते हो log 2⁻²। ठीक है ना, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 log 2। तो वहीं पे हम यहाँ पे करने वाले हैं 1/3 इंटू 2 log 2, या फिर हमें मिलेगा 2/3 log 2। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 2/3 log 2, आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of following statement is incorrect? Incorrect पूछा है, the rate of reaction decreases with passes of time as concentration of reactant decreases। यही सही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है कब, विद पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों कि क्या है, मिल्क इज ए काइंड ऑफ सॉल्ट, जेल, इमल्सन या मिक्सचर। आपको मिल्क का टाइप बताना है। तो यहाँ पर क्या है, जो मिल्क है ना वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। ऑयल इन वाटर टाइप का क्या है, इमल्शन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को याद रखने पड़ते हैं, है ना। मिल्क इज काइंड ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 फिगर दिया गया है और ऑप्शन से पता चल रहा है कि फिगर में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर राउल्स लॉ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि एक कर्व ऐसा है जो ऊपर जा रहा है हमारे नॉर्मल कर्व से, दूसरा नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो अब आपको कर्व देख के बताना है कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो रहा है।
तो अगर हम इसकी बात करें कर्व नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। आपको बताना है कि कहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन है। इसमें बात करें तो यहाँ पे कर्व नीचे की तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव डेविएशन है। तो आपको क्या बताना होगा इसमें बताना होगा एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो पेयर दिया गया है ना, पेयर से हम क्या आइडिया निकाल सकते हैं कि एग्जाम्पल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन में जो दोनों कंपोनेंट हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होना चाहिए, पहले ज़्यादा होना चाहिए और जब एक दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं तब कम हो जाना चाहिए। तो हमारा एसीटोन एल्कोहल को अगर हम बात करें तो एल्कोहल में पहले से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन जब एल्कोहल मॉलिक्यूल एसीटोन के कांटेक्ट में आता है तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में फिट होने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेन होने लगता है और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना। जबकि एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है और यहाँ पर निगेटिव डेविएशन आता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन खत्म होता है। धन्यवाद।